तो हमने दो वेक्टर को ऐड करने के दो फॉर्मूले पढ़े थे, दो लॉ पढ़े थे, स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दोनों में डायग्राम का फर्क था, मैंने आपको बताया था। और जो फॉर्मूला था, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, अगर फॉर्मूला है दो वेक्टर को ऐड करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है, तो दैट इज क्या था हमारे पास, रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट दो वेक्टर, मान लो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, और उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और क्या कहते हैं, ये तो था सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अगर डायरेक्शन आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना था, tan बीटा, जिसमें परपेंडिकुलर बाय बेस करना था। अब जो भी परपेंडिकुलर बनेगा वो परपेंडिकुलर, जो बेस बनेगा वो बेस। ठीक है, और ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ये तो लास्ट क्लास में जो हमने डायग्राम में बनाया था उसके बेस पे हमने परपेंडिकुलर बेस पुट कर दिया था, बट हर न्यूमेरिकल, हर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बेस अलग अलग हो सकता है। यहाँ तक इससे सारी बात क्लियर है। तो आज हम क्या करते हैं, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके बेसिस पे हमें तरीका समझ में आ जाए कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज 130 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दो वेलोसिटीज गिवन है। क्वेश्चन, वेलोसिटी ए 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, किस तरफ है, ड्यू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, और अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो दूसरी वेलोसिटी है वो किस साइड है, 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वी ए की वेलोसिटी किधर है, इधर है ना, और वी बी की नॉर्थ में है तो वो है इधर, इस डायरेक्शन। क्लियर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। इतनी बात क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, तो यानी कि ये फॉर्मूला, ये मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। तो देखिए वी ए का स्क्वायर मतलब कि 30 का स्क्वायर, वी बी का स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर, प्लस 2 वी ए वी बी, मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा क्योंकि मुझे पता है, बट आप देखो वी ए वी बी इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल यानी 90, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो आपका रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इससे क्या समझे कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है, तो ये वाली टर्म जो होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी कॉस 90। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो देखिए 30 का स्क्वायर मतलब 900, इसका स्क्वायर यानी 1600, क्या आ जाएगा 2500, यानी कि कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या आएगा, ये से आएगा, जिस तरफ होगा उस तरफ आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब ये देखिए, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला है कि जो रिजल्टेंट निकालते हो उसका एंगल निकालना होता है, तो ये एंगल निकाल दिया। अब ये कौन सा लो है, पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल रिजल्टेंट शो कर रहा है, ये डायगोनल है ना, इन दोनों का डायगोनल है, तो डायगोनल रिजल्टेंट शो कर रहा है। और इसके बीच का एंगल जो ये बीटा हम मान रहे हैं ये हमें निकालना है। तो tan बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है पी बाय बी। तो पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा, तो बेस में क्या शो कर रहा है, बी ए, और ये बी बी है तो ये भी बी बी होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि वी बी अपॉन में वी ए, तो वी बी कितना है 40, वी ए कितना है 30, है ना। तो कितना आ गया 4/3, तो कितना आ जाएगा 1.33। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1.33।
1.33। ये बात समझ में आई यशस्वी? ओके, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लो तो फिर कह देना डन, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये क्वेश्चन है, डायग्राम आप बना लो, ठीक है, जिसके अंदर ये फॉर्मूला है। सुबह जी लेट कैसे हो जाते हो क्लास में? आधा घंटा लेट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए। टू फोर्स of 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल 60 डिग्री। यानी कि दो फोर्स हैं, 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, ठीक है। हमें यही फॉर्मूला ध्यान रखना है रिजल्टेंट और डायरेक्शन का, तो इसको जरा रफ कर दें। तो क्वेश्चन है, दो फोर्स हैं, यानी कि F1 है 5 न्यूटन और F2 है 7 न्यूटन, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल with an angle of 60 degree between them. Find the resultant force. Resultant force इसलिए आप निकालो जब तक। इसका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। F1 कितना है 5 का स्क्वायर, F2 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। 1/2, ठीक है। तो 1/2 होता है। तो यहाँ देखिए 5 स्क्वायर यानी 25, 49 प्लस 5 दूनी 10 तो 70 इंटू में 1/2, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 35। 25, 49 प्लस 35, है ना। तो देखिए क्या हुआ, 35 और 49, 35 और ये कितना हो गया, 35 और 25 कितना हो गया 40, 60 और 4 कितना हो गया 109। बताओ इतना निकालने में आपने इतनी देर लगा दी है सुश्री। सर मुझे लग रहा था गलत है मेरा आंसर। जो भी आए, गलत आए सही आए, आंसर बताओ, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहे आपको। क्लियर? नाउ ये तो निकाल लिया आपने क्या, फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स। और यहीं अगर आपसे बोला जाए कि क्या कहते हैं एंगल भी निकाल के दिखाओ, तो एंगल के लिए जब ऐसे केस में डायग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम यूं करके मान लेते हैं कि ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, दोनों के बीच का 60 डिग्री हो गया। इसके केस में tan बीटा जो हमारा था वो क्या था, Q sin थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था Q sin थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा। तो Q क्या था F2, Q की वैल्यू क्या होगी F2, P हो गया F1, Q हो गया F2, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। तो F2 की वैल्यू पता है आपको, F1 की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, पुट करोगे सॉल्व करोगे तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स में कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यशस्वी एंड सुबह? सुबह समझ में आ रहा है? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू वेक्टर्स, इसको नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी है जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ।
two vectors both equal in magnitude have their resultant two vectors both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either. Find the angle between the two vectors. ठीक है, दो वेक्टर हैं जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है. बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर. यानी कि ये हो गया होगा, ये हो जाए तो बोल देना डन. डन. सुबह हो गया ये. सुबह जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो. तो देखिए अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि एंड उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड का सेम है. यानी कि मान लो कि एक वेक्टर हमने मान लिया पी वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मान लिया क्यू वेक्टर, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट मान लिया आर वेक्टर. तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है. तो मान लेते हैं कि ए है ना, क्या मान लेते हैं, ए या पी मान लेते हैं, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. चलिए मान लिया हमने. अब क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल निकालना है. तो क्या केस है, रिजल्टेंट वाला केस है. तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. एंगल निकालना है. ये इधर आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हर जगह मैग्नीट्यूड सेम रख सकते हैं, आर की जगह भी पी रख सकते हैं, और ये अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस क्यू की जगह भी पी रख सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस 2p इंटू में p इंटू में cos थीटा. ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है, p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा. ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तो आएगी ही होगी समझ में. अब ये 2p स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, यानी कि p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर cos थीटा, है ना. और यहाँ देखोगे तो क्या बचेगा, माइनस का p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर cos थीटा. आगे देखिए क्या बचेगा, आगे बचेगा देखिए cos थीटा, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा. तो p स्क्वायर से p स्क्वायर गया तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2. यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आएगा, -1/2 की वैल्यू cos थीटा की कितनी होती है, बताओ कोई, दोनों में से कोई एक बताओ. बता सकता है कोई, -1/2 होती है 120 डिग्री पे. ये आ गया एंगल. क्लियर, यशस्वी एंड सुबह, इसमें कोई डाउट. सुबह 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 का तो अलग ही सीन है, पता नहीं क्या है. ओके, यशस्वी क्लियर है. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है ना. तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाना आप, ठीक है, कोशिश करो, इसको नोट कर लो, डन हो जाए. मैं बोल रहा हूँ टू फोर्सेज whose मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5. ठीक है, दो फोर्सेज का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 3:5. 3:5 गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन. रिजल्टेंट जो दे रहा है वो कितने का दे रहा है, 35 न्यूटन का दे रहा है. इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, थीटा एंगल कितना दे दिया,
60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ईच फोर्स की वैल्यू निकालनी है, F1 और F2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि बताइए F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। करिए यशस्वी, ट्राई करिए। तो देखिए द रेशो दे रखा है F1 और F2 का, तो रेशो को हम क्या कर सकते हैं 3x और 2x मान सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो F1 जो है वो क्या हो गया 3x हो गया, यानी 3x न्यूटन, और जो F2 हो गया वो क्या हो गया 5x न्यूटन। ठीक है, तो जस्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। रिजल्टेंट हमें गिवन है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू 35 न्यूटन है, इज इक्वल टू इसको अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। F1 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3x यानी 3x का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 5x यानी कि 5x का स्क्वायर और 2 इंटू 3x प्लस 5x और इंटू में क्या आ जाएगा cos 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 गया, तो देखिए यहाँ पे क्या आया 35 का स्क्वायर, ये स्क्वायर भी नहीं रखोगे तो हो जाएगा, बच्चे अंडर रूट ही लेके चलते हैं, देखते हैं क्या पता इसी से हो जाए तो 3x का स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर मतलब 25x का स्क्वायर प्लस 3x और 5x, 3 5 जो 15x स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना हो गया 25 15, ये हो गया 30 40 और 49, तो ये हो गया 49 का x स्क्वायर अंडर रूट 35, तो 49 x स्क्वायर किसका रूट होता है 7 का, तो 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 7x। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू हो गया 35/7, दैट मीन्स 5। तो अगर x की वैल्यू 5 आ गई है तो आप यहाँ पे पुट करके करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट मीन्स 50 न्यूटन, है ना, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। क्लियर, 25 न्यूटन, तो F1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। वेरी गुड यशस्वी, क्लियर है बात, तो ये बात क्लियर होगी, इसको नोट करना है कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, ऑन ए सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी दिन जो बारिश हो रही थी वो 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखी थी, तो यानी कि रेन की स्पीड दे दी, वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है वो क्या है, आगे बोल रहा है अ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि विंड चलने लग गई कितनी की स्पीड से 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए ईस्ट से वेस्ट क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट होता है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और यहाँ नॉर्थ साउथ तो होगा नहीं क्योंकि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो बारिश हो रही है वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट से विंड चलने लगी, तो ईस्ट वेस्ट से विंड चलने लगी वेस्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये ईस्ट वेस्ट हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, बारिश ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये बारिश का हो गया यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, समझ गए। अब वो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में लड़का पकड़े जो कि वो बस स्टैंड पे खड़ा है। तो देखो जब वो बस स्टैंड पे खड़ा है तो आप जब भी आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, फिजिक्स अगर समझनी है तो प्रैक्टिकली समझनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझो। मान लो आप बस स्टैंड पे खड़े हो और छाता लेके खड़े हो अम्ब्रेला लेके, और बारिश टेढ़ी हो रही है, तो अगर मान लो बारिश इस तरफ से टेढ़ी आ रही है तो आप छाता ऐसे लेके खड़े हो गए, ऐसे लेके खड़े हो गए या ऐसे लेके खड़े हो गए, ऐसे लेके खड़े हो गए ना, क्योंकि बारिश इस तरफ से आ रही है, समझे। और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप यही समझ लो डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो कि बारिश गिर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऐसे हवा चलने लगी ईस्ट वेस्ट में, तो बारिश कैसे गिर रही है ऐसे, है ना, बारिश ऐसे गिर रही है, तो आप छाता कैसे लेके खड़े हो गए ऐसे, यानी इस एंगल पे खड़े हो गए छाता को लेके, तो आपको इसकी निकालना है, तो ऐसे लेके खड़े हो गए तो छाता कैसा हो जाएगा ऐसा, है ना, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया,
तो रिजल्टेंट अगर निकालना है तो इसने बोला है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस होल्ड हिज अम्ब्रेला। डायरेक्शन पूछा है, इसका मतलब उसे रिजल्टेंट से कोई मतलब नहीं है, उसने डायरेक्शन से बोला है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब है कि जो ये रिजल्टेंट आया है इसका एंगल यानी कि ये थीटा, ये निकालना है हमें ये निकालना है। तो देखिए अगर ये निकालना है तो हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए तो हम जब भी डायरेक्शन निकालते तो हम क्या निकालते हैं, टेन निकालते हैं, यानी टेन थीटा यहाँ पे लेंगे। टेन थीटा लोगे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इसका, अगर ये O है, ये V है और ये P पॉइंट बन जाए तो OVP में ये जो परपेंडिकुलर VP हो जाएगा है ना, और बेस क्या हो जाएगा OP। तो आप देखिए VP किसके बराबर है, VP बराबर है VW के, VP बराबर है VW के, और बेस किसके बराबर है VR के। तो ये आ गया टेन थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स VW कितना है 12, VR कितना है 35। तो ये तो आ गई डायरेक्शन, इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो। दूसरी बात, ये तो क्वेश्चन में बोला था, बट मान लो किसी क्वेश्चन में बोल दे रिजल्टेंट भी निकालो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी रेंज, ऐसे केस में तो रिजल्टेंट मतलब ये निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला पढ़े हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट अभी पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि अगर देखोगे तो ये एंगल पूरा कितना बन रहा है 90। तो जब भी 90 बनता है तो लास्ट वाला पार्ट को भूल जाओ, तो क्या बन जाएगा VW का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 37 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जैसे श्री समझ में आया। ओके, समझ में आया तो इसको नोट कर लो, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। डन, ओके। देखो ये तो थे न्यूमेरिकल यशस्वी, अब ऐसी न्यूमेरिकल जो पीडीएफ मैंने भेज रखी है नोट्स की, उसमें है क्वेश्चन, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उनको आप सॉल्व कर लेना। और ये जो इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं और अभी जो क्लास में है, नेक्स्ट संडे, ये जो अपकमिंग संडे नहीं, इसके बाद जो संडे आएगा उस संडे को चैप्टर 3 का टेस्ट है, और चैप्टर 2 भी इंक्लूड हो सकता है, बहुत छोटा चैप्टर है 2, तो उसके एक दो क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं। उसका क्वेश्चन पेपर गूगल क्लासरूम में है, आप वहां से देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बट चैप्टर 3 का टेस्ट है नेक्स्ट संडे, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा किसी का। चलिए, तो अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि अगर आप ध्यान दें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या हो गया कि कोई भी एक वेक्टर है, उस वेक्टर को इस तरीके से ब्रेक कर देना कि उसका हम ऐड या माइनस कर सकें। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर दो वेक्टर हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में हैं तो आप उसे ऐड कर देते हो। ठीक है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो आप उसे ऐड कर दो। वही दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, बट अगर मान लो कोई एक वेक्टर इस तरीके से है कि ये ए वेक्टर दिया हुआ है, अब इसका आपको सॉल्व करना है, या ये दूसरा वेक्टर है, इसको आपको सॉल्व करना है, और एंगल के बारे में, इन दोनों के बीच के एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, ऐसे में
हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देना। ठीक है, किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देना इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दैट मीन्स कि अगर वेक्टर की डायरेक्शन ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ के अगर कोई भी डायरेक्शन होगी तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक बनाया जा सकता है, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया जा सकता है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे कैसे? तो देखिए, जब भी कोई वेक्टर आपको गिवन है जो कि ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, जैसे कि ये वेक्टर मैंने बनाया, मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर जो है ना ही वर्टिकल है, यानी ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये दो केस ना होने के कोई भी और केस होंगे इसके अलावा, तो ऐसे में उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक होगा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए सबसे चीजें ये समझ लीजिए, जो भी वेक्टर गिवन है उसको किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल समझ लो। क्या समझ लो? रेक्टेंगल का या स्क्वायर का क्या समझ लो? डायगोनल। और उस डायगोनल के एडजेसेंट जो साइड्स होंगी वो ड्रॉ कर देनी। जैसे ये रेक्टेंगल का एक डायगोनल मैंने समझ लिया, तो इसका जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल साइड होगी और एक वर्टिकल साइड होगी। ठीक है, कोई भी वेक्टर होगा उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बनाना है तो किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल समझ लीजिए, और उस डायगोनल के बेसिस पे दो एडजेसेंट साइड्स बना दो, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल साइड और एक वर्टिकल साइड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड एंड वर्टिकल साइड। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, ये बनाने के बाद फिर आपको एंगल देखना होगा। अब एंगल या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन और कंडीशन क्या दे रखी है न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये एंगल दे रखा है थीटा, तो जो एंगल थीटा दिया होता है उसके साथ लग जाता है कॉस थीटा। ठीक है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके साथ क्या लग जाता है? साइन थीटा। जो वेक्टर के साथ एंगल गिवन होगा वो हो जाएगा कॉस थीटा, और जो एंगल के साथ नहीं होगा वो हो जाएगा साइन थीटा। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक किसका किया है? ए का, तो आगे आ जाएगा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करना। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर एंगल थीटा बनाने हैं इसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। बट आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आपको या वर्टिकल होना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो देखो बी वेक्टर को अगर देखता हूँ तो बी अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल है तो डायगोनल के दो एडजेसेंट साइड ये बनेंगे और ये बनेंगे, है ना। अब इधर थीटा है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर थीटा नहीं है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ गए? अब आता है ए की बारी। ए भी ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो इसका हम क्या कर लेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अगर हम ए को डायगोनल समझ रहे हैं तो इसके रेक्टेंगुलर का एडजेसेंट साइड कौन से हो सकते हैं? एक ये और एक ऊपर की साइड ये। तो जिधर एंगल है वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, बात खत्म। आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते ही क्या हुआ कि अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म, अब इसका कोई रोल नहीं। ठीक है, अब रोल है इनका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक चाहिए। अब आप देखो बी साइन थीटा और ए साइन थीटा क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको ऐड कर दोगे। अगर आप वर्टिकल निकालते हो तो बी साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि माइनस। अब जो बड़ा होगा उसको माइनस कर देंगे, अगर ए बड़ा होगा तो ए में से बी को माइनस करेंगे, अगर बी बड़ा होगा तो बी में से ए को बड़े माइनस करेंगे। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे? बी कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, इससे सीरीज समझ में आया? ओके, तो समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो।
डन। तरीके से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। इसका यूज हम बहुत जगह करेंगे, अब भी नहीं होगा तो 12th में यूज होगा, 12th में बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसका अभी इतना ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा, बट 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इस चीज का आप याद रखेंगे कि हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे या जैसे बोल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन करते हैं, एसएससी इसके क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ये बाकी स्टूडेंट्स भी कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यानी ए वेक्टर दे रखा है आपको। ए वेक्टर क्या दे रखा है? ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस -2k कैप, -2k कैप। और बी वेक्टर दे रखा है 3 - 5 3 - 5 प्लस k कैप। ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं और बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। देखो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए बोला है, ऐसा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालते हो और उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालते हो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर का पैरेलल ही होता है, क्योंकि वो उसके डायरेक्शन में ही है। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? यूनिट वेक्टर शो करता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसकी शो करता है? गिवन वेक्टर की। इसका मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो गिवन वेक्टर का पैरेलल वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर ऐड करते हैं तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, +4 - 5 कितना हो गया? माइनस, और -2 + 1 कितना हो गया? माइनस, यानी कि ये आ गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया है आपको। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा? √a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। a कितना है? 4 का स्क्वायर। b कितना है? -1 का स्क्वायर। c कितना है? -1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 16 + 1 + 1, तो कितना आ गया? 18 √18। यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है तो क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या निकाला है हमने? ये निकाला है 4i कैप -√j कैप -k कैप, और मैग्नीट्यूड क्या निकाला है? √18, है ना, √18। बस ये आंसर आ गया यूनिट वेक्टर, यही आंसर है। इसमें अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं। समझ में आया यशस्वी? सर एक और बार समझा दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि रिजल्टेंट के पैरेलल है, यानी कि रिजल्टेंट के पैरेलल निकालने के लिए बोल रहा है। रिजल्टेंट मतलब सम, है ना। तो सबसे पहले तो रिजल्टेंट ही निकालते। तो रिजल्टेंट निकाला मतलब सम, सम मतलब ऐड। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपने ऐड कर दिया। आई का आई के साथ ऐड किया, जे का जे के साथ ऐड किया, के का के के साथ ऐड किया। तो 1, आई के आगे कुछ नहीं है तो 1, 1 + 3 4, +4 - 5 -1, -2 + 1 -1, ये आ गया वेक्टर, ठीक है। फिर आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो आपको चाहिए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ये बोल रहा है कि वो यूनिट वेक्टर निकालो जो रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं वो गिवन वेक्टर के पैरेलल ही होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालो जो रिजल्टेंट के पैरेलल हो, इसका मतलब रिजल्टेंट का ही यूनिट वेक्टर निकालना है जो उसके पैरेलल होगा। और कोई वेक्टर तो पैरेलल होगा तो हमें तो पता नहीं, हमें एक ही पता है कि जो गिवन वेक्टर के पैरेलल होता है वो होता है यूनिट वेक्टर, जो उसकी डायरेक्शन शो करता है। तो हमने क्या किया? रिजल्टेंट का ही यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड।
तो वेक्टर है आपका r, यानी कि ये 4i कैप माइनस j माइनस k। और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो a की जगह आ गया 4, b की जगह आ गया -1, c की जगह आ गया -1। सॉल्व कर दिया, कितना है -+80 अंडर रूट में। तो क्या कर देना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कहता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, ये निकाला था, और मैग्नीट्यूड क्या है, √18। आंसर आ गया। क्लियर है शशि? तो ये था आज की क्लास में। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, ठीक है। आज आज की क्लास में कोई डाउट है आपको तो बताइए। कोई डाउट नहीं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।